दोस्तों आज की कहानी सुनने के बाद में मेरा दिल रो गया था और मैं इस कहानी को बनाना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस कहानी से इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतना ज़्यादा दर्द हुआ जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था। लेकिन एक बार को तो मुझे इस पे यकीन भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने अपनी इस कहानी के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की तो और ज़्यादा पाया। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी एक बार को यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए मैं इस कहानी का जो न्यूज़ खबर जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है उसका एक कटिंग मैं यहाँ पे लगाऊंगा। दोस्तों एक भाई जिसको अपनी बहन का रक्षक कहा जाता है, और एक बहन जब उसका भाई होता है तो वो दुनिया में बहुत सर ऊंचा करके चलती है। उसको ये फ़ख्र होता है कि उसका भाई है जो उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर वही भाई अपनी बहन को अकेला देखकर अपने दोस्तों को कॉल करे और कॉल करने के बाद में उनसे कहे कि उसकी बहन अकेली है और जितना मर्जी चाहे तुम उसके साथ में अपनी हवस मिटा सकते हो, उसके साथ में मुँह काला कर सकते हो। यकीनन दोस्तों ये एक ऐसा भाई है कि जिसने इस रिश्ते को इतना ज़्यादा कलंकित किया, इतना ज़्यादा इसने इस रिश्ते को एक तरीके से कमज़ोर किया। यकीन मानो दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो एक बार को हैरत करेंगे। और दोस्तों ये 4 इसके दोस्त होते हैं, एक ये 5, और ये पाँचों लोग उस मासूम लड़की के साथ में इतनी बेरहमी से दरिंदगी दिखाते हैं कि आखिरकार उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों कल के दिन जो भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स अपने व्यूवर्स के साथ में आज के इस वीडियो में मैं अंत में शेयर करूंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा हट के क्राइम की स्टोरी लेके आया करो, तो कल के दिन मैंने आप लोग को जो स्टोरी सुनाई थी ये बहुत ज़्यादा हटके थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग का जो प्यार था उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कम मिला। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी लेकर। और दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है उड़ीसा की। दरअसल दोस्तों उड़ीसा का एक ज़िला पड़ता है जिस ज़िले का नाम है कंगमल ज़िला, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है चकदाहा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है। दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, चूँकि मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो किसी के भी नाम इन आर्टिकलों में दिखाई नहीं पड़े, तो हम लोग 2 नाम रखते हैं जो कि काल्पनिक नाम होंगे। पहला नाम जो लड़का है, जो भाई है, उस भाई का नाम बंटी। बंटी 6 नवंबर को पुलिस थाने जाता है, इसी चकदाहा पुलिस थाने के अंदर। और पुलिस थाने में जाने के बाद में कहता है कि साहब पिछले 2-3 दिन से उसकी जो बहन है जिसका नाम सोनम है वो लापता है। अब दोस्तों सोनम और बंटी ये दोनों नाम काल्पनिक हैं, क्योंकि उसमें नाम नहीं बताए गए थे, इसलिए नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। अब ये बंटी पुलिस से कहता है कि उसकी जो बहन सोनम है ये पिछले 2-3 दिन से गायब है और उसका कुछ नहीं पता। उसके घर परिवार में बाकी लोग तो हैं, लेकिन घर का जो भाई है ये बाहर काम पे गया हुआ है, और उसकी पत्नी घर पर रहती है, और साथ के साथ जो माता पिता हैं वो भी कहीं पर गए हुए हैं। फिलहाल मेरी बहन नहीं मिल रही है। पुलिस वालों से कहता है, रोते हुए कहता है, आंखें नम करते हुए कहता है, चीखें मार कर कहता है कि उसकी बहन को ढूंढ लीजिए। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी बहन, उसकी उम्र कितनी है और कब वो लापता हुई। तो जो व्यक्ति है जिसका नाम बंटी, ये पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल उसकी जो बहन है सोनम, उसकी उम्र लगभग 25 साल है, और 3 नवंबर की सुबह वो अपने घर से बकरियों के लिए कुछ पत्ते, कुछ घास फूस लेने के लिए जंगल की साइड निकली थी। उसके बाद से लौट कर नहीं आई। उसके बाद हमने हर जगह ढूंढा, उस जंगल में भी छानबीन मारा, पूरे गांव में जहां पर उठती थी बैठती थी सब जगह ढूंढ लिया, रिश्तेदारों में भी फ़ोन कर लिया, लेकिन कहीं भी सोनम का कोई पता नहीं है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो एकदम से पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो पुलिस वालों को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला हो और उसके साथ ये लड़की चली गई हो। बहरहाल दोस्तों पुलिस वाले उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं और उसके बाद में इस लड़के से कहते हैं कि तुम जाओ, हम अपनी तलाशी शुरू करते हैं। अब दोस्तों पुलिस की एक टीम इस गांव में पहुंचती है, और गांव में पहुंचने के बाद में इस सोनम के बारे में हर किसी से पता किया जाता है। क्या इसका किसी के साथ में कोई रिलेशन था या फिर कुछ ऐसा, या फिर उस 3 नवंबर वाले दिन किसी ने सोनम को देखा था कि वो किस साइड गई थी, या फिर किसी के साथ गई थी, या फिर अकेले गई थी। अब पुलिस वालों को गांव से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि जो सोनम थी ये बहुत साफ़ सुथरी लड़की थी
और इसका किसी के साथ में भी कोई अवैध संबंध नहीं थे, किसी के साथ में भी प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था। यानी ये चैप्टर तो क्लोज हो चुका था कि पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि जो लड़की है ये कहीं गई नहीं है किसी के साथ में, बल्कि इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो हादसा हुआ है। अब उसके बाद में पुलिस वाले गांव में अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं कि 3 नवंबर वाले दिन तुमने किसी ने क्या सोनम को देखा था। तो पुलिस को ये पता चलता है कि 3 नवंबर वाले दिन सोनम इस जंगल की तरफ गई थी। अब जंगल की तरफ का जब पता चलता है तो पुलिस अपनी टीम को लेती है और उस जंगल में जाती है। चूँकि रात हो चुकी थी, शाम का वक्त हो चुका था, इसलिए पुलिस अपनी टॉर्च जलाती है। उसके बाद में उस जंगल में छानबीन शुरू करती है। दोस्तों चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कोई भी अहम सुराग नहीं मिलता है जिससे ये पता चल सके कि आखिर सोनम कहाँ है। अब उसके बाद में पास ही में जो थोड़ी सी दूर और जगह होती है वहाँ पर भी कुछ पुलिस वाले होते हैं। उतनी में से एक पुलिस वाला आवाज़ देता है कि साहब यहाँ पे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और जो डेड बॉडी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इस डेड बॉडी को किसी ने बुरी तरीके से काट दिया है। जब बाकी के पुलिस वाले ये बात सुनते हैं वो दौड़े दौड़े उस तरफ पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद में जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस वालों का भी जो कलेजा था वो एकदम से मुंह को आ जाता है, क्योंकि इस लड़की को इतनी ज़्यादा बेरहमी से काटा गया था, मानो जैसे कुल्हाड़ी से उसके जिस्म के कई सारे हिस्सों पर इस तरीके से वार किया गया था कि वो हिस्से पूरी तरीके से कट चुके थे। तुरंत उसके भाई को बुलाया जाता है जिसका नाम बंटी था। अब बंटी को बुलाने के बाद में कहा जाता है कि तुम्हारी ही बहन है। अब बंटी तुरंत अपनी बहन की शिनाख्त कर लेता है। वो अपनी बहन से लिपट कर रोने लगता है, वो चीखने लगता है, दहाड़े मारने लगता है कि उसके साथ में क्या हो गया। उसकी बहन तो अच्छी भली जंगल में पत्ते लेने के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ में किसने ये कर दिया। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जैसे ही डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। जो क्राइम स्कीन था, जहां पर क्राइम सीन हुआ था, उन सारी जगहों पर बहुत बारीकी से पुलिस ऐसा कोई सबूत देखने की कोशिश करती है कि जिससे ये पता चल सके कि आखिर कत्ल करने वाले ने कोई सुराग छोड़ा भी है या नहीं। अब पुलिस जब अपनी तफ्तीश कर रही होती है तो उसी से थोड़ी दूर पर, जहां पर उस लड़की का जो शव पड़ा हुआ था, थोड़ी ही दूर पर बियर की और शराब की कुछ बोतलें मिलती हैं। यानी ये मामला साफ था कि यहाँ पर जो कातिल था उसने पहले बैठकर शराब पी है और उसके बाद में ये कत्ल किया है। अब दोस्तों इधर उसके भाई से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी बहन का किसी से कोई प्रेम प्रसंग था, या फिर किसी के साथ में कोई दुश्मनी, या फिर तुम्हारे साथ में कोई दुश्मनी जिसने किसी ने तुम्हें धमकी दी हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो भाई था ये कहता है कि साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, या तो किसी अज्ञात ने मेरी बहन को इस जंगल में अकेला देखा होगा और उसने इसकी हत्या कर दी होगी। इतने में ही दोस्तों जो पुलिस थी इसके भाई को उसके बयान दर्ज करती है, और बयान दर्ज करने के बाद में पुलिस वापस से पुलिस थाने पहुंच जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में जो चीज़ों का खुलासा होता है उसे देखकर ये जो पूरा केस था ये एकदम से घूम जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ था कि इस लड़की के साथ में पहले गैंग रेप हुआ है और उसके बाद में इसकी कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या की गई है। अब जब गैंग रेप का मामला सामने आता है तो पुलिस समझ जाती है कि वो जो शराब पीने वाले व्यक्ति थे, जिन लोगों की वो शराब की बोतलें मिली थी, यकीनन ये वही लोग थे जिन्होंने इस लड़की के साथ में गैंग रेप किया है। अब पहले तो पुलिस को ये मामला लगता है कि ये मामला रेप का है और किसी ने रेप किया है, कुछ लोगों ने इसके साथ में जंगल में देखा होगा और उसके बाद में इसकी हत्या कर दी होगी। लेकिन पुलिस को ये भी तो पता लगाना ज़रूरी था कि आखिर वो रेपिस्ट कौन है। अब दोस्तों पुलिस अपने पूरे गांव में मुखबिर एक्टिव कर देती है। मुखबिर भी अपनी छानबीन में लगे हुए होते हैं और उसके बाद में पुलिस भी अपने स्तर से पूरी जानकारी करती है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस को एक बात पता चलती है। दरअसल पुलिस ये पूछने की कोशिश करती है कि 3 नवंबर साल 2023 क्या किसी ने इस तरफ किसी लड़के को, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आते जाते देखा। तो वहीं पर एक व्यक्ति बताता है कि साहब 4 लोग ऐसे हैं जो 3 नवंबर वाले दिन इस रास्ते से आ रहे थे। अब पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस उन चारों को गिरफ्तार करती है और चारों को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। अब पुलिस थाने लाने के बाद में पुलिस तुरंत उनसे पूछती है कि तुमने सोनम की हत्या आखिर क्यों की और तुमने क्यों उसके साथ में रेप किया। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात कहते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं उसमें से एक व्यक्ति पुलिस के सामने टूट जाता है और वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। वो कहता है कि साहब इस लड़की का रेप करने का और इसकी हत्या करने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बल्कि हमारे पास तो एक फ़ोन आया था और उसने हमें कहा था कि लड़की जंगल में अकेली है और तुम जितना चाहो इस लड़की के साथ में दरिंदगी कर सकते हो, इस लड़की के साथ में हैवानियत कर सकते हो, इसके साथ में अपनी हवस मिटा सकते हो।
ऐसा फ़ोन आया और हमको ये भी बताया गया कि शराब की बोतलें वगैरह ले आना, शराब पिएंगे बैठ के। अब जब इस तरीके की बात सामने आती है तो पुलिस ये पूछती है कि आखिर तुम्हें फ़ोन करने वाला व्यक्ति था कौन। अब जब फ़ोन करने वाले व्यक्ति की बात आती है तो उसी में से एक व्यक्ति बताता है कि साहब जो व्यक्ति था जिसने हमें कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि इस लड़की का सगा भाई बंटी था। अब दोस्तों जैसे ही बंटी का नाम सामने आता है तो पुलिस के तो एकदम से होश उड़ जाते हैं कि कोई बहन अगर जंगल में अकेली हो और उसका सगा भाई जो कि उसकी हिफाजत करने के लिए ही पैदा होता है, लेकिन उस भाई ने आखिर इस अपनी बहन के साथ में दरिंदगी क्यों की। और खुद तो दरिंदगी की बल्कि साथ में इसने अपने 4 दोस्तों को भी अपनी बहन को परोस दिया। और जब बहन के साथ में इनका दिल भर गया तो कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी। यकीनन दोस्तों पुलिस ये पूरी बात जानने के बाद में हैरान थी, परेशान थी। उसके बाद में इसके भाई बंटी को अरेस्ट किया जाता है और बंटी को अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस उससे अपनी पूछताछ करती है तो ये जो बंटी जो बात बताता है यकीनन वो और ज़्यादा हैरान करने वाली थी। दरअसल बंटी बताता है कि जो सोनम थी ये उसकी छोटी बहन थी और मैं उसका बड़ा भाई। दरअसल मेरी ही भाभी के साथ में अवैध संबंध थे और इस बारे में मेरी बहन को खबर लग गई। जब मेरी बहन सोनम को इस बारे में खबर लगी तो उसने मुझसे इस बारे में बात की। उसने मुझसे कहा कि भैया जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है और जितनी जल्दी हो सके तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अन्यथा अगर तुम अपनी चीज़ों से बाज नहीं आए तो मैं इस बारे में माता पिता से बताऊंगी, भैया को बताऊंगी, सबको बता दूंगी। अब जैसे ही ये बहन मुझसे ये बात कहती है मैं एकदम से चौंक जाता हूँ, डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भाभी के साथ में इश्क था, मैं उससे मोहब्बत करता था और मैं उसके साथ में हमेशा अवैध संबंधों में रहना चाहता था। लेकिन जो मेरी बहन थी मुझे डरा रही थी, धमका रही थी। और उसी बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं अपनी बहन को ही रास्ते से हटा दूँ तो फिर मेरे और मेरी भाभी के बीच में कोई नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं एक प्लान बनाता हूँ और प्लान के अंतर्गत 3 नवंबर वाले दिन जब मेरी बहन जंगल गई हुई थी तो मैंने जब इसे अकेले देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन फिर उस समय मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने सोचा अगर मैंने इसकी हत्या कर दी तो मैं बहुत जल्द पकड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपनी बहन का कुछ लोगों से अपनी बहन का रेप करवाऊँ तो उसके बाद में पुलिस यही समझेगी कि ये गैंग रेप का मामला है और मैं बच जाऊँगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब इसकी बहन जंगल गई होती है उसी समय ये अपने 4 दोस्तों को कॉल करता है और दोस्तों को कॉल करने के बाद में ये उससे कहता है कि उसकी बहन जंगल में अकेली है और वो तुम्हारा साथ देगा। तुम जितना चाहो उसके साथ में रेप कर सकते हो, जितना चाहो उसके साथ में दरिंदगी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बाद में तुम्हें मेरी बहन का कत्ल करना पड़ेगा। अब वो चारों लोग इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ पर बैठ शराब पीते हैं और जैसे ही इनकी बहन जंगल में होती है वो जाने ही वाली होती है कि उसी समय ये चारों के चारों लोग थे और साथ में वो सगा भाई जाकर उस लड़की को दबोच लेते हैं और उसके साथ में दरिंदगी करते हैं। दोस्तों एक एक कर ये चारों लोग उस लड़की से दरिंदगी कर रहे होते हैं। वो लड़की अपने भाई से रहम की भीख मांग रही होती है कि भैया उसे बचा लो, लेकिन जो भाई था लास्ट में वो भी अपनी बहन के साथ में दरिंदगी करता है, मुँह काला करता है। जब ये पाँचों उस लड़की के साथ में बेरहमी से दरिंदगी कर लेते हैं, अपनी हवस मिटा लेते हैं, तो उसके बाद में ये लोग गला घोट कर उस लड़की सोनम की हत्या कर देते हैं। जब उस लड़की की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद में जो भाई था ये अपने पास से रखे हुए कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी से अपनी बहन के ऊपर वार करता है और जब तक वार करता है कि जब तक इसे ये यकीन नहीं हो जाता है कि उसकी जो बहन है ये मर चुकी है। यकीनन दोस्तों जब ये घटना मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी परेशानी भी हुई कि दुनिया आखिर किस मुहाने पर आके खड़ी हो गई है। क्यों प्रलय नहीं आ रहा है, क्यों दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, जबकि इस तरीके के कृत्य आज के ज़माने में हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों ये कहानी ऐसी थी कि जिसने मुझे भी परेशान कर दिया। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ऐसे भाई के बारे में 2 अल्फाज ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे भाई को किस तरीके की सज़ा होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आए थे इसमें पहले नंबर पे जो कमेंट्स किया है ये प्रकाश राज है। ये लिखते हैं सर आप और आपकी फैमिली का ख्याल रखिएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है पद्मा कोमर करके आईडी है। ये लिखते हैं एब्सोल्युटली द होल फैमिली वाज डीलिंग विद सम मेंटल इशू। डेफिनेटली जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी कल के दिन ये पूरी की पूरी फैमिली में मेंटल प्रॉब्लम थी कि जिस वजह से इस तरीके का हुआ। उसके बाद में मूवी जोन करके है। ये लिखते हैं राम राम भैया जी। तो मूवी जोन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने पहली बार हमारे चैनल पे कमेंट्स किया है और आप इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। उसके बाद में अंकित कुमार हैं। लिखते हैं हाय सर मैं आपका स्टोरी डेली देखता हूँ, लव फ्रॉम बिहार। तो अंकित कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अजय कुमार जी हैं। ये लिखते हैं थैंक्स सर अवैध संबंध से हटकर ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए।
तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो अजय कुमार जी, मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमें नवाजते रहते हैं। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से मैं आपकी कहानी सुनता हूं और साथ में 3 हार्ट भी बनाते हैं। तो भाई सोनू धीमान जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप डेली कॉमेंट्स करते हैं। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, ये लिखते हैं नाइस स्टोरी, इट्स डिफरेंट दी अदर डे स्टोरी, पर्सन अंडर डिप्रेशन। सुबोध कुमार BSF सिल्लीगुड़ी से हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी लिखते हैं मलिक साहब सत श्री अकाल। तो ज्ञान सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए हुए हैं। उसके बाद में प्रकाश चंद्र हैं, ये लिखते हैं वेरी नाइस सर। उसके बाद में सुनील रानी है, लिखते हैं मिस्टीरियस स्टोरी भाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर पठान जी 3 हार्ट बनाते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बुद्धराम है, नमस्कार बोलते हैं, तो नमस्कार जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये राजीव शर्मा है, लिखते हैं फिरोज़ का नाम और बदबू 100 बार बोला गया। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि 100 बार बोला गया है। उसके बाद में बुद्धराम है, लिखते हैं नमस्कार सर। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया, तबीयत कैसी है? रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। आप दोनों पति पत्नी का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी कहानी सुनते हैं और डेली कमेंट्स भी करते हैं। तबीयत अब थोड़ी ठीक है, जैसा कि मेरी आवाज़ से भी आप लोग को पता चल रहा होगा। उसके बाद में जाहिद जी हैं जो हेलो बोलते हैं। उसके बाद में बुद्धराम फिर से नमस्कार बोलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने हमारी कहानी पे किए थे और मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके सब के नाम अपने कमेंट्स में बोलूँगा और हमारी जो फैमिली है इसका जो कनेक्शन है ये और ज़्यादा मजबूत होगा। बहरहाल दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।